वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। इसके पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन का जो है ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ाया था और हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग पढ़ाया था। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनका एक्सचेंज कैसे होता है। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है? ये होता है सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? आरबीसी के थ्रू, वाया आरबीसी, ठीक है, आरबीसी के थ्रू होता है, या फिर किसके थ्रू होता है? डिजॉल्व इन प्लाज्मा, जो ब्लड में प्लाज्मा में पाया जाता है। ब्लड में जैसा आपको पता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा प्लेटलेट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। या तो आरबीसी के थ्रू होता है या तो प्लाज्मा के थ्रू होता है, ठीक है, इन दोनों के थ्रू होता है, जिसमें से आरबीसी के थ्रू 97% और प्लाज्मा के थ्रू 3% सिर्फ होता है, ठीक है। और यहीं अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका जो है ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, HCO3 के फॉर्म में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 70% HCO3 के फॉर्म में होता है और 23% कार्बोनियम आयन के फॉर्म में होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, जो टिश्यू से डिज़ोल्व होके जो है आपके वेंस में पहुँचते हैं और वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। और 7% प्लाज्मा के थ्रू होता है। मतलब प्लाज्मा में आपके दोनों होते हैं, और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो रहा है। तो चलिए हम लोग डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा मैंने जब आपको मैं आगे पढ़ा रही थी तो बताया था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें पोरफायरिन रिंग्स पाई जाती हैं 4, ठीक है, 4 पोरफायरिन रिंग्स पाई जाती हैं, जो क्या होती हैं? Fe को बाउंड करके रखी रहती हैं, Fe मॉलिक्यूल। और यही Fe मॉलिक्यूल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है। मतलब ऑक्सीजन को ले जाने का काम, ऑक्सीजन के लिए वाहन का काम या व्हीकल का काम आप एक तरीके से कह सकते हैं। कोई भी व्हीकल का काम कौन करता है? वो करता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि ऑक्सीजन डज नॉट डिजॉल्व इजिली इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? वाटर में इजिली डिजॉल्व नहीं होता है। देखते हैं आप, ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेता है? H2O बना लेता है। 1.5% ऑफ इनहेल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा विच इज़ मोस्टली वाटर, ठीक है। और 98 पॉइंट या 97 जो मैंने आपको पढ़ाया था मैक्सिमम किसके थ्रू होता है? हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। 100 ml of oxygenated blood contains equivalent of 20 ml of gaseous oxygen। 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब प्योर ब्लड है जो आपके आर्टरी के थ्रू बहता है, तो वो क्या करेगा? 20 ml गैसियस ऑक्सीजन को क्या करता है? एक्सचेंज करता है, ठीक है। अगर 100 ml क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो क्या कितना कैरी करेगा? 20 ml ऑक्सीजन क्या करता है? कैरी करता है अपने साथ, ठीक है। अब थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है। मैंने आपको बताया था पहले भी। हीमोग्लोबिन के बारे में आप तभी पढ़ेंगे जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊँगी, वहाँ भी आप हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है? टेट्रामेरिक 4 सब यूनिट। टेट्रामेर का मतलब 4 सब यूनिट इसमें पाई जाती हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। एलोस्टेरिक एंजाइम का मतलब आप जानते हैं, जिसमें क्या होता है? अगर आपने 4 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अगर इसमें से एक क्या हो गया? एक्टिव हो गया, तो इस दूसरे को एक्टिव करेगा, दूसरा तीसरे को, और तीसरा चौथे को एक्टिव करेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एलोस्टेरिक। और ये कैसे प्रोटीन होते हैं? प्रोटीन के मैंने 2 टाइप आपको पढ़ाए थे, सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो ये कैसे प्रोटीन होते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड फॉर्म में जो क्या करते हैं? जटिल या हार्ड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ईच सब यूनिट ऑफ हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप, और हर हीम ग्रुप में क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है, जो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन डेरिवेटिव होता है। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया, पोरफायरिन रिंग यहाँ पे पाई जाती है आयरन कंटेनिंग, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? सारे वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग ये किसमें एक्सेप्ट
आर्कटिक फिशेस को और मेनी एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड सम मोलस्का, इन सबको छोड़कर ये सारे वर्टिब्रेट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वैरायटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो है पाया जाता है ह्यूमंस में, जैसे कि HbF, HbA1, HbA2, जो एम्ब्रियोनिक यानी कि जो फीटस पाया जाता है, जो एम्ब्रियो में फीटस में मदर के फीटस में पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, zeta 2 एप्सिलॉन 2, ठीक है। और फीटल में क्या पाया जाता है, अल्फ़ा 2 और गामा 2 जिसे HbF कहते हैं। एडल्ट फॉर्म में अल्फ़ा 2 बीटा 2 जिसे HbA1 और अल्फ़ा 2 बीटा 2 माइनर जिसे HbA2 कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखिए किस तरीके से होता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या करता है, हीम से बाइंड कर लेता है एक हीम से, और वो इजीली बाइंड करके क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये रिएक्शन किसके बीच में होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होता, यहाँ ऑक्सीजनेशन होता है। आयरन किस स्टेट में पाया जाता है, मैंने आपको बताया यहाँ बीच में क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है, बीच में क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है, ठीक है। ये है Fe किस स्टेट में होता है, +2 स्टेट में। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तभी ये बाइंड कर पाता, अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाए तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें यही बताया गया है सारी चीज़ें कि डिटरमाइन मच ऑक्सीजन बाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हायर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। हीमोग्लोबिन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से हाई होता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है, कंबाइन कर लेता है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। व्हेन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में टोटली कन्वर्ट हो जाता है तो इसे फुल्ली क्या कहा जाता है, सेचुरेटेड, मतलब जब सारे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाए, ये समझ लीजिए डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये जब हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, सेचुरेट हो गया, मतलब फुल्ली सेचुरेट हो गया, मतलब अपना जो इसका काम था वो कर लिया। और इस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और अगर ये हाफ सेचुरेट हुआ है तो इसे क्या कहते हैं, पार्शियली सेचुरेटेड, मतलब आधा सेचुरेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि द परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सप्रेस द एवरेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। इसका सेचुरेशन का परसेंटेज बताता है कि कितना ये सेचुरेट हो गया है, ठीक है। इफ़ ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल द हीमोग्लोबिन इज 50% सेचुरेटेड बिकॉज ईच हीमोग्लोबिन कैन बाइंड मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन। देखिए, आपके हीमोग्लोबिन का जो पोरफायरिन रिंग होता है उसमें क्या होता है, 4 पोरफायरिन रिंग पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, टेट्रामर होते 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है तो इसे कहा क्या जाएगा, ये हाफ सेचुरेटेड है या 50% सेचुरेट हो गया है, इसे ये कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे रिलेशन बिटवीन परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इलस्ट्रेटेड इन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं, एक कर्व होता है जिसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व बोला जाता है, ठीक है। और ये इसको एक प्लॉट के थ्रू बनाते हैं जिसमें एस शेप का सिग्मोइडल कर्व मिलता है हम लोग को, एस शेप का सिग्मोइडल कर्व मिलता है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, ये आपने एक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लिया, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर जहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, तो ये देखिए अगर ये 50% सेचुरेट होता है तो यहाँ पे ये क्या होगा, 50% सेचुरेट होगा, ठीक है। और 100% सेचुरेट होता है तो इस तरीके का कर्व बनता है जिसे क्या कहते हैं, एस शेप या सिग्मोइडल कर्व कहते हैं। अगर ये 50% पे सेचुरेट हुआ तो इसे हाफ सेचुरेटेड कहेंगे, अगर फुल्ली सेचुरेटेड हो गया तो इसे फुल सेचुरेटेड या ऑल सेचुरेटेड बोला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसका सेचुरेशन है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि बिना बाधा के आप एडमिशन ही करवाने जा रहे हैं और आपको पता नहीं है, तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे गलत हो जाती हैं। उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व में बहुत सारे ऐसे फैक्टर पाए जाते हैं जैसे pH हो गया, टेम्परेचर हो गया, BPG हो गया, बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इसको अफेक्ट करती हैं। तो वही हम लोग देखेंगे कि इसका इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है। 4 फैक्टर इफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को। दिस फैक्टर इन इफेक्ट शिफ्ट इंटायर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये क्या कैसे अपना इफेक्ट शो करते हैं, देखिए किसी चीज़ को शो करने का एक पैमाना लिया जाता है, उसी तरह से जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व को देखा जाएगा तो या तो ये क्या करेंगे,
लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे कर्व को। ये मेन कर्व है, मान लीजिए आपका ये मेन कर्व है, इसको या तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे या तो राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। बाकी सारा पैरामीटर वही है, दोनों को या तो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा या तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा जो फैक्टर है वो कौन सा इफ़ेक्ट डालता है। तो सबसे पहला फैक्टर पीएच, ठीक है। पीएच के बारे में आप जानते हैं, जिसमें क्या होता है, H प्लस का कंसेंट, अगर पीएच हाई है तो उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर पीएच हाई है तो H प्लस का कंसंट्रेशन लो होता है। इसका मतलब मैं हमेशा जहाँ भी लिखूँ उसका मतलब होता है डिक्रीज, और अगर अपर साइड में लिखती हूँ तो उसका मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन में पीएच ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कर्व को शिफ्ट कर देगा हायर एफिनिटी की तरफ, मतलब एफिनिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी बाइंड करने की, और कर शिफ्ट हो जाएगा किस सब टाइप में, लेफ़्ट में। अगर कभी भी कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी एफिनिटी हायर हो जाएगी, और अगर कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है तो उसकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, लोअर। एफिनिटी का मतलब होता है उसको अपने हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कितना ज़्यादा बाइंड कर पा रहा है, उसे हायर एफिनिटी कहते हैं, और अगर बाइंड नहीं कर पा रहा है तो उसे लोअर एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कर्व अगर आपको दो दे दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कर्व आप देख के जान जाएंगे इस तरीके से, अगर दिया रहेगा तो दो मॉलिक्यूल आपको दिया रहेगा, तो अगर इससे देख के आप बता सकते हैं अगर कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हुआ मतलब उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन को बाइंड कर पा रहा है, और अगर राइट में शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब उसकी एफिनिटी कम है और वो बाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और अगर पीएच लो है या H प्लस का कंसंट्रेशन तब ज़्यादा होगा। इस इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं, बोहर्स इफ़ेक्ट। आगे मैं आपको इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगी भी नेक्स्ट कल क्लास में, तो बोहर्स इफ़ेक्ट, हल्डाने इफ़ेक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, क्लोराइड शिफ्ट। तो ये क्या होता है, इससे पीएच अगर लो है तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, तो कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है या कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए। अगर मान लीजिए आप CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन देते हैं और हीमोग्लोबिन है, तो ये सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करेगा, अगर इसकी संख्या ज़्यादा है तो वही कह रहा है। उसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज़्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा। तो यही यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अगर CO2 ज़्यादा है तो कर्व क्या होगा, राइट शिफ्ट होने लगेगा, और अगर CO2 कम है तो कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा, और हम लोग को लेफ्ट में ही चाहिए ताकि वो बाइंड कर सके। इसीलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो हम लोगों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपरऑक्सिया हो जाता है, हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। और ये रिएक्शन किसके द्वारा कैटालाइज होता है, एक एंजाइम है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोला जाता है, ठीक है। टेम्परेचर भी क्या करता है, इसको इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर, तो बुखार होता है तो बढ़ जाता है, तो हम लोग का ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व भी क्या होता है, इफेक्ट शो करता है। वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन कम पास होता है तो देखिए हम लोग सांस थोड़ा तेज लेते हैं, या बुखार में शरीर कांपने लगता है, इस वजह से होता है। और अगर टेम्परेचर कम है यानी कि अपने मिनिमम जो 37 डिग्री सेल्सियस का पैमाना है उस पर है, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे BPG या 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं, जब आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा तो उसमें ये आता है। अगर इफ़ बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर गया, यानी कि जहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है वहीं पे अगर क्या हो 2,3 BPG बाइंड हो जाए, तो कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ। यानी कि हम लोगों के लिए क्या ये है, नुकसानदायक है, फैक्टर ये अफेक्ट करेगा। और अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं बाइंड करता इससे तो कर्व लेफ्ट की तरफ रहेगा और हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो होप गाइज ये चारों फैक्टर आपको समझ में आए होंगे, BPG, टेम्परेचर, पीएच और CO2 का पार्शियल प्रेशर, ये कैसे अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व को, और कैसे ये इनका या इसके पहले जो मैंने आपको बताया कैसे ऑक्सीजन कैरी होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोग के ब्लड में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आर्टरी में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, वेंस में, जो हमारे हाथों में ऊपर की तरफ ग्रीन ग्रीन दिखती हैं नसें, उसे क्या कहा जाता है, उसे वेंस बोला जाता है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। व्हेन आर्टियल ब्लड प्रेशर फ्लोज थ्रू टिश्यू कैपिलरीज, अगर आर्टियल ब्लड प्रेशर क्या है टिश्यू कैपिलरीज के थ्रू बह रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज डाउन इट्स पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम टिश्यू सेल इनटू ब्लड, टिश्यू सेल से क्या होता है ब्लड में जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है जो मैंने आपको बताया भी था, एज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट की तरह और बाइकार्बोनेट की तरह। तो सबसे पहले डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में देखते हैं। 7% क्या होता है इस फॉर्म में प्लाज्मा से क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में प्लाज्मा में। ठीक है, ग्रेटर पोर्शन ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन इन ब्लड फिजिकली डिजॉल्व, इस वजह से क्या होता है ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है डिजॉल्व होता है। सेकंड क्या है कार्ब अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है अबाउट 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ये क्या करता है हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड टू फॉर्म कार्बो अमीनो कंपाउंड्स, तो हीमोग्लोबिन क्या बना लेता है HbCO2। मैंने आपको बताया था ना कि इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो सबसे ज़्यादा उसकी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर ऑक्सीजन की। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एक कांस्टेंट वे में चलते हैं कि हम लोग की बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन बाउंड कर लेता है CO2 से और इसे क्या कहते हैं कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और तीसरा किस फॉर्म में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे 70% इसी फॉर्म में HCO3- के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या करता है H2O मॉलिक्यूल CO2 से बाइंड करके H2CO3 बना लेता है और ये डिसोसिएट होकर ब्रेक होकर बाइकार्बोनेट आयन HCO3- सॉरी और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा क्या होता है बाइकार्बोनेट आयन 70% बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में CO2 का क्या होता है ट्रांसफ़र होता है। दिस रिएक्शन स्लो इन प्लाज्मा एंड फास्ट इन आरबीसी, आरबीसी में ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और प्लाज्मा में क्या होता है स्लो होता है, क्योंकि आपके आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का क्या पाया जाता है एंजाइम जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जबकि प्लाज्मा में ये नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि प्लाज्मा में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा पाया जाता है। एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एसिटाइलजुलामाइड के द्वारा क्या होता है इनहिबिट कर दिया जाता है एक्स की एक्टिविटी को। अगर हम लोगों के ब्लड में क्या हो कार्बोनिक एनहाइड्राइड ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो CO2 ज़्यादा बनने लगे, हीमोग्लोबिन से CO2 बाइंड करने लगे, तो उसके लिए क्या दिया जाता है एसिटाइलजुलामाइड का जो आपको दवा दी जाती है, ताकि क्या करिए कार्बोनिक एनहाइड्राइड की एक्टिविटी को इनहिबिट जब कर देगा तो ये रिएक्शन धीरे धीरे चलेगा, फास्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इस तरह के इन दिस एक्सचेंज क्लोराइड आयन एंड HCO3 आयन नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी बोहर्स इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, हेल्डाने इफेक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं CO2 ये प्लाज्मा है और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है यानी कि ब्लड है। ठीक है, ये डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगा CO2 और H2O, ये प्रोसेस क्या होगा स्लो होगा क्योंकि ये कहाँ पे है प्लाज्मा में है। ठीक है, जबकि यही प्रोसेस अगर ब्लड में हो रहा है यानी कि ब्लड की आरबीसी में हो रहा है, ये क्या है आपका आरबीसी। ठीक है, अगर ब्लड की आरबीसी में हो रहा है तो ये बहुत फास्ट होगा, HbCO2 बनाएगा और H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है और ये H+COHCO3 में तोड़ के क्या होगा ब्लड की कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट होता रहेगा और इसी तरह से फ्लो होता रहेगा। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फंक्शन है उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें देखिए ये कुछ मॉलिक्यूल हैं, सॉरी मैं वो PDF अटैच करना भूल गई थी, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में कि कैसे वो, सॉरी अभी नेक्स्ट में देखते हैं जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिसोसिएशन कर्व को या एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व को। क्या होता है ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा। DPG बॉडी का टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं फैक्टर जो हैं एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं अफेक्ट करती हैं। तो होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई, जैसे कि सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फिर उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं।
तो इतनी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल रही हों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।